सभी को वणक्कम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और चलिए क्लास शुरू करते हैं फिर। और जैसे आप टीजीटी सोशल साइंस टायर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं इस आपके जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला हूँ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैटर्न। हम पैटर्न को समझेंगे पर्टिकुलरली सोशल साइंस के। ऑल्दो टीजीटी सबका पैटर्न सेम है, 40 मार्क्स एमसीक्यू, 60 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो 40 एमसीक्यू हमको लिखना है अपन को और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव लिखना है। तो ये 15 इंटू 4 होगा, 15 क्वेश्चन होगा, 4-4 मार्क का ईच। और अगर आप देखोगे तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम स्पेसिफिकली सोशल साइंस की बात करेंगे क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट सोशल साइंस। क्योंकि मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं खुद टायर 2 एग्जाम लिखने वाला हूँ। आई क्लियर टायर 1 एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स और मैं टायर 2 के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप का माइंड में ये होगा कि हु इज़ दिस पर्सन जो हमें पैटर्न, सिलेबस और मे बी टॉपिक के बारे में डिस्कस करवा रहा है। सो माय नेम इज सिद्धार्थ और मैं सोशल साइंस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इन ए वेरी ग्रुप चेन ऑफ स्कूल्स इन साउथ इंडिया। मैं हैदराबाद की तरफ हूँ एंड हियर आई एम वर्किंग एज ए टीचर सोशल साइंस। और मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूँगा कि हाउ टू राइट दिस एग्जाम्स क्लियरली। जैसे कि मैं अपने 200 बच्चों को अभी पढ़ा रहा हूँ कि हाउ टू गेट ए गुड स्कोर इन 10th क्लास, 9th क्लास। सिमिलरली द सिलेबस इज हियर। ये हमारे इसका 90% सिलेबस 9th 10th से आता है और जिसमें मैं लास्ट 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। सो आई थिंक कि मेरा एक्सपर्टीज़ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीबीएसई के क्वेश्चंस को लेके, एंड ऑल दो देयर एज एंड आवर इज़ क्वाइट डिफरेंट। उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, हम लोग बड़े हैं, लेकिन दोनों का एग्जाम कंडक्ट सीबीएसई करा रहा है। एंड क्वेश्चंस दैट वी कैन प्रिडिक्ट, दैट वी कैन नो। जैसे मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था, माय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस। पूरे देश में ऐसा नहीं होता है कि सबका 100 में से 100 आ रहा है सोशल साइंस में, मेरा स्टूडेंट्स का आया था। एंड मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गेटिंग 90 प्लस। मैं उनको ऐसा पढ़ाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी ऐसा पढ़ाऊँ कि आप उस चीज़ में आ जाए। चलिए पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बता रहा था 40 MCQs आर देयर, जिसमें वी हैव 4 सेक्शंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में से लगभग लगभग मान के चलिए एक क्वेश्चन आएगा। वी हैव रफली 30 to 40 टॉपिक्स जहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है। अगर मैं हिस्ट्री का देखूँ तो हिस्ट्री में 10 मार्क्स एमसीक्यू, ज्योग्राफी में 10 मार्क्स, सिविक्स में 10 मार्क्स, इकोनॉमिक 10 मार्क्स। दैट्स माई प्रेडिक्शंस। ये हमारे इसमें कहीं नहीं लिखा है, बट वट एवर आई गेट इट फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल जो अभी भी केवीएस में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवीएस में एज ए कंट्रेक्चुअल टीजीटी सोशल साइंस काम कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड वो क्या क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो हियर इट इज़, सम क्वेश्चंस आर देयर जो प्रिडिक्टेड है, जो 10th बोर्ड के लिए भी प्रिडिक्टेड होता है, 9th के लिए क्लास के लिए भी बोर्ड के लिए प्रिडिक्टेड होता है, एंड अपेरेंटली ये मार्क्स के लिए भी प्रिडिक्टेड है। मैं श्योर नहीं हूँ, ये तो मेरा रिजल्ट बताएगा, ये मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बताएगा, आपका रिजल्ट बताएगा कि मैं जो क्वेश्चन बोला था वो आया है कि नहीं। तो पैटर्न है 10 मार्क एमसीक्यूज फ्रॉम ईच सब्जेक्ट्स। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, 4 टॉपिक्स है और चारों में से 10-10 मार्क, लगभग लगभग 9-10 हो सकता है, सम प्लस माइनस विल बी देयर। तो ये हमारा एमसीक्यू है। यहाँ पे हम अच्छा मार्क रख सकते हैं, फिजिबिलिटी आर वेरी हाई। बट द प्रॉब्लम इज हम कम्पीट कर रहे हैं, दिस इज अ कंपटीशन, नॉट अ गेटिंग ए गुड स्कोर कि भाई तेरा भी 90 मार्क्स है, मेरा भी 90 मार्क्स है, बोथ आर हैप्पी। नो, दिस इज अ कंपटीशन, दिस इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। यहाँ पे दूसरों से ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड अपेरेंटली इफ यू लुक एट द सिलेबस, और मेरे जैसा बहुत सारे टीचर्स जो इस कंपटीशन में आए होंगे, उनका 9th 10th में अच्छा पकड़ होगा। आई होप अच्छा पकड़ हो एज ए वो टीचर, और वो कर लेंगे एमसीक्यू, नॉट अ बिग डील फॉर देम। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल में है या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो आराम से कर लेंगे। बट द मेन हियर थिंग इज कि अगर आपको अच्छा मार्क रखना है, आपको सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, उसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी सेकेंड क्वेश्चन नहीं है। सो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कंटेंट होना, कंटेंट होना मैंडेटरी है। बिना कंटेंट के आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। कंटेंट राइट के बिना आप तुक्का नहीं मार सकते सब्जेक्टिव में। जैसे मैं खुद चेक, अभी तक इस साल लगभग 2000 कॉपी चेक कर चुका हूँ, 2000 कॉपी जो मेरे स्टूडेंट्स के हैं। ऑलरेडी वी राइटिंग अराउंड 9-10 प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी डन इन माई स्कूल। मैं खुद उनको चेक करता हूँ, लगभग 2000 के कॉपी के आसपास मैं खुद चेक कर चुका हूँ।
और पकड़ में आ जाता है। एज ए टीचर हम देखेंगे आंसर्स, क्वेश्चन क्या है, देन वी क्रॉस इट और टिक इट। और मैं अगर बीइंग ए 25-26 ईयर्स ओल्ड अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो वो तो सीनियर टीचर्स हैं वो जो बैठे हैं। दोज़ आर दी एक्चुअल टीचर्स फ्रॉम केवी, एनवीएस और मे बी प्रोफेसर्स जो हमारा कॉपी चेक करेंगे। वो तो ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे कि ये गलत लिखा है या फिर फेंक रहा है। So here in this upcoming classes, तो roughly we have around 1 month के टाइम पास टाइम है। 1 month में 30 चैप्टर्स और 35 चैप्टर्स है डुएबल किया जा सकता है। फिजिबिलिटीज आर वेरी हाई। जिसका अच्छे से प्रिपरेशन होकर रखा है आज बीइंग ए टीचर, और मे बी दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग, जो एसएससी का प्रिपेयर कर रहे थे बाय मिस्टेकली गॉट इन द सीएमआरएस, उनके लिए भी ये प्रिपरेशन हो सकता है। सो रोज़ रात को मैं वीडियो डालूंगा यहाँ पे और आपको देखना है, ठीक है। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीचिंग का कोई चार्ज नहीं है। मुझे एक ढेला भी नहीं चाहिए। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस देखो, अपने काम करो, अपना हेल्प करो, अपना प्रिपरेशन करो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। टेलीग्राम में आप जुड़ जाओ एंड वहाँ पे बात कर लेंगे। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे पेपर 2 का सिलेबस के बारे में, सोशल साइंस। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। 40 मार्क्स MCQ है। देन वी हैव रफली 40 मार्क्स MCQ एंड 60 मार्क्स रफली वी हैव सब्जेक्टिव पेपर्स। 15 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क आएंगे। उसमें ऑप्शन होगा कि नहीं होगा उसका कोई कुछ लिखा नहीं है। MCQ नेगेटिव होगा नहीं होगा उसको कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। पता नहीं, एग्जाम डे ही पता चलेगा, मे बी आफ्टर ए मंथ और 2। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस में है क्या। पैटर्न समझ में आ गया। 15 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं होता है। फिजिबिलिटीज आर वेरी लो। 4 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एनालिटिकली लिखना पड़ेगा, MCQ के साथ नहीं हो पाएगा। तो आज से आपको लिखना है, राइटिंग करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। विदाउट राइटिंग यू कैनॉट राइट गुड इन एग्जामिनेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस टाइप का प्रिंट कर दीजिए। दैट इज़ दी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सिलेबस है, जो नेक्स्ट के वेबसाइट में पड़ा हुआ है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। 4 पेज का प्रिंट है, 10 रुपये लगेगा। प्लीज़ प्रिंट इट, हैव इट विथ यू, क्योंकि यही आपको बचाएगा। तो जैसे इस वाले पेपर में मैं ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुका हूँ और मेरे पास ये हमेशा रहता है। जैसे हिस्ट्री में हमारा लगभग मान के चलिए कि 10 से 11 टॉपिक है, विच इज़ डुएबल। मैं अभी आपको चैप्टर बताऊंगा, उस कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वही बताऊंगा, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वही बताऊंगा। तो आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो रेडी? चलो मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड देता हूँ, आप अपना पेन पेपर ले आइए। मीनवाइल मैं भी पेंसिल ले आता हूँ। तो देखो, सिंपल सी बात है। वी हैव रफली 10 चैप्टर्स। 10 दिन में हिस्ट्री हो सकता है। आप कहीं पे भी बैठे हो, क्या जॉब कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन में हो जाएगा। फर्स्ट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पहला आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। हालांकि मैं जैसे ये टॉपिक है, दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द सब हेडिंग्स, क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। आप मुझे मैसेज करो टेलीग्राम में, ग्रुप में, मैं इसको डाल दूंगा, नॉट ए बिग इशू। लेकिन आप मुझे मैसेज के करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पे नहीं लिखा है। और हालांकि मुझे हैंड राइटिंग मेरा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ फॉर माई सेल्फ हेल्प ओनली। आपको ये कुछ समझ भी नहीं आएगा, आप अपना पेन पेपर लेकर बैठो और करना शुरू करो। फर्स्ट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। ये जो टॉपिक है ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्लास 10th का NCERT। तो इसमें भी बहुत स्पेसिफिकली टॉपिक्स पढ़ना है, ऐसे नहीं पूरा का पूरा पढ़ रहे हो। लगभग 32 पेज का है, आप पागल हो जाओगे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफ ऑफ वर्कर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन इंडिया, वर्किंग कंडीशन इन द अर्बन एंड रूरल एरिया एंड लेबर प्रोटेस्ट। ये कुछ 5 सब हेडिंग है। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा अगर बनना चाहिए? तो देखो भाई, ऐसा 15 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हर एक चैप्टर से डाल देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 15 क्वेश्चन से वी हैव रफली 4 डिफरेंट एरिया। तो हिस्ट्री से टोटल अगर देखा जाए तो मान के चलो 3 या फिर 4 क्वेश्चन आएंगे मैक्स टू मैक्स। कभी 3 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है। अब अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से क्वेश्चन आने का तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आएगा, मान के चलो कि आप बोल रहे हो कि सर कौन सा टॉपिक्स आएगा, तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन, वर्किंग कंडीशन, लेबर प्रोटेस्ट, इसमें से कोई एक आ सकता है। और अगर स्पेसिफिकली बोलो तो वर्किंग कंडीशन एंड हाउ इट लीड्स टू प्रोटेस्ट यूरोप और इंडिया में, ये एक टॉपिक है, इसको आपको देखना है। इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ जाएगा आपका मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड,
इसमें आपका ग्रेट डिप्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, फेमाइन प्राइस। उसके बाद आ जाता है ग्रेटर रूट्स, हाउ दिस ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, डिस्कशन हो सकता है। लेबर पेजेंट क्लास इशूज एज अगेन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ से टॉपिक एक है। और जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बार बार आ रहा है, तो उसमें से एक टॉपिक बनता है इंडस्ट्री एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्वेश्चन एक बनता है। आपको वो क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लोगे उस चैप्टर से, 5 मार्क तो श्योर शॉट है एग्जाम में। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल वार टाइम एक्सपेंशन हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, हाउ इट हेल्प, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, ये ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ जो भी कॉलोनियल सोसाइटीज था इंडिया में एंड हाउ इट हैम्पर इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन बनता है। और ये पूरे के पूरे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसमें से एक क्वेश्चन तो आ रहा है, एंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डायरेक्ट डिप्रेशन हो गया, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 9th क्लास का मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस का, जो वो लोग यूज़ करते हैं 9th 10th के बच्चों के लिए, वो इसी क्वेश्चन के आसपास ही घूमते हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे बेसिकली, अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, नो इशू, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ बुक पढ़ो। अगर टाइम नहीं है पढ़ने, फ़ोन से देखो, फ़ोन से ये जो टॉपिक मैं बोला हूँ अभी, इसको जस्ट गूगल सर्च करो, दैट्स एनफ, इतना सफिशिएंट है एक, मतलब एक टॉपिक को देखने के लिए। नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें से श्योर शॉट एक क्वेश्चन आएगा, मतलब श्योर शॉट एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन मैं बोल दूंगा जिसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कॉजेस, इवेंट, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, सारा 9th क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर, रफली वी हैव 25 पेजेस, ध्यान से पढ़ लोगे, बहुत प्यारा चैप्टर्स है, उसमें से आपको इजीली 3 to 4 मार्क्स आ ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आपके जो 25 मार्क का जो हिस्ट्री कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव, बहुत इजीली हो जाएगा, नॉट अ बिग इशू। इसमें से बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, कॉजेस पूछ सकता है, इम्पैक्ट पूछ सकता है, डिफरेंट रिवॉल्यूशन पूछ सकता है, ओके, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकता है कि हाउ दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड्स टू अदर रिवॉल्यूशंस, जो आप 9th क्लास 10th क्लास में शुरू में पढ़ते हो, नेपोलियन वाला कोड, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, या फिर ट्रीटी ऑफ वियना हो गया, एंड हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस क्रिएटेड टफल ऑफ इफेक्ट इन होल यूरोप, एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड दिस आर सम क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बुक में लिखा है, जहाँ पे आपको सिलेबस में लिखा है कि बेटा हम यही सब सवाल पूछेंगे। दोनों चैप्टर्स है ऑल अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, और यहाँ पे हम आराम से 1 से 2 क्वेश्चन गेस किया जा सकता है कंटेम्प्रेरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1847, यहाँ पे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बच जाएगा। मैं इसके लिए आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी एनसीईआरटी, हालांकि 8th क्लास का एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो, न्यू एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। अगर आपके पास टाइम है और आप वेले हो, थोड़ा सा फ्री हो, तो न्यू एनसीईआरटी में रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत अच्छे से दिया है, आप देख सकते हो। नहीं देखना है, कोई भी रैंडम कॉम्पिटिटिव का हिस्ट्री बुक उठाओ, कोई भी रैंडम, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी होगा, जहाँ पे अच्छा पॉइंट होगा, उसका खुद नोट्स बनाओ। कहीं कुछ नोटबुक नहीं है, आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। आप एआई से भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बड़ी बढ़िया से बनाओ। व्हाट आर द कॉजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री कॉजेस, जो आपके सारे यूपीएससी पीसीएस बुक में मिल जाएंगे इजीली। देन मेजर लीडर्स कौन कौन था, कौन से लीडर्स कौन से लोकेशन पे था, अराउंड 50+ एरियाज में ये रिवोल्ट हुआ था, हाउ, तो उसके बारे में देखना है। नेचर देखना है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या रहा, सिग्निफिकेंस क्या रहा, ऑल दो सप्रेस्ड, इसके बाद क्या चेंजेस हुआ गवर्नमेंट में, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947, आईएनसी फॉर्मेशन पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कि हाउ दिस कांग्रेस केम बाय ह्यूम, देन डिवाइड कैसे हुआ कांग्रेस, देन दिस बंगाल पार्टीशंस हो गया, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का आना हो गया, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, एनसीएम स्टैंड्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, मास पार्टिसिपेशन, ये सारा का सारा 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। और जो और दिस कांग्रेस इश्यूज, ये आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट में मिल जाएगा अवेलेबली बहुत इजीली। और डोंट वरी, आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है कि हिस्ट्री इतना लेंदी क्यों है, मैं खुद पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, डोंट वरी। मेरा खुद का ग्रेजुएशन में मेजर रह चुका है हिस्ट्री, एंड वेरी अच्छे मार्क्स से भी पास हूँ, तो मैं आपको खुद हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी। देन नेक्स्ट कम अबाउट रशियन रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म। रशियन रिवोल्यूशन में आपका दे दिया है, वो ऑलरेडी सिलेबस में दे दिया है, 1917 का रशियन रिवोल्यूशन,
बताना है, कॉज, इवेंट, इम्पैक्ट ऑन रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत प्यारा चैप्टर है एंड अपेरेंटली इन माय यूनिवर्सिटी डेज वन ऑफ द गुड प्रोफेसर टॉट अस, और बहुत मज़ा भी क्या आया था तभी, और मेरे पास अभी वो नोट्स पड़ा हुआ है। मैं आई विल लाइक टू डिस्कस ऑन दैट नोट्स, और जो यूजी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है उसमें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज राइज ऑफ सोशलिज्म। जो सोशलिज्म है वो कार्ल मार्क्स के ऊपर है। कार्ल मार्क्स का जो फिलोसफी है इसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि सुपरफिशियल नहीं पढ़ सकते हैं कार्ल मार्क्स को। मार्क्सिज्म थ्योरीज कैनॉट बी सुपरफिशियल, आपको इन डेप्थ समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज बुर्जियस, व्हाट इज प्रोलेटेरिएट, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोलेटेरिएट अपराइजिंग, क्यों ऐसा है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप रट्टा फिकसन नहीं कर सकते हो, समझ नहीं सकते हो। पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, बहुत ख़राब है। आपको समझना पड़ेगा, कार्ल मार्क्सिज्म को समझना पड़ेगा, तबका सोसाइटी समझना पड़ेगा टू राइट इट आंसर्स। बट हाँ, इतना भी इन डेप्थ नहीं पढ़ना है कि हमको पीएचडी करना है। हमको पर्टिकुलरली ऐसा टॉपिक टच करना है जहाँ पे इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, बस उतना हेल्पफुल हो जाए तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट, सोशलिज्म इन यूरोप, जैसे हाउ दिस यूएसएसआर फॉर्म्स एंड हाउ दिस स्टालिनिज्म हो गया, देन लेनिनिज्म हो गया, हाउ इट क्रिएट यूएसएसआर एंड हाउ यूएसएसआर क्रिएट कम्युनलिज्म। बहुत इजीली समझा जा सकता है एंड आई विल लव टू टीच देम। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन इज टू वर्ल्ड वॉर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक यू विल डेफिनेटली गेट 2 MCQ एंड 1 क्वेश्चंस मैंडेटरी। कोई ऐसा कंपल्सन है ही नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक मोटा मोटा है, जिससे आपका लगभग लगभग 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप कौन सा चैप्टर से सब्जेक्टिव आ रहा है अगर आप पूछोगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से और फ्रेंच से एक क्वेश्चन आएगा, इधर कोई कॉजेस पूछ लेगा या फिर पीजेंट्री क्लास का इशू बता देगा। नेक्स्ट, इंडियन रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन मैंडेटरी आ रहा है, मैंडेटरी आ रहा है। ठीक है, इंडिया या फिर रशिया से एक क्वेश्चन आएगा, और मुझे लगता है कि इंडिया क्वेश्चन एक आना चाहिए पर्टिकुलरली, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड दिस वन। अब एक टॉपिक छोड़ दिया था, फैसिज्म एंड नाजिज्म इन जर्मनी एंड इटली। ये भी नाजिज्म चैप्टर 9th क्लास में आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली दिया हुआ है। इसमें से वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आएगा, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन एक आ रहा है एंड क्या क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो हियर इट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री, और बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा, नॉट ए बिग थिंग। ठीक है, ये 25 से मान के चलो, अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो विद इन 10 to 12 डेज, गारंटीड है कि 18 19 20 तक तो मार्क आ जाना चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग अच्छा करते हो और अगर आप MCQ अच्छा दे रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपका लगभग लगभग 18-19 तक आना चाहिए। हमको टॉप नहीं करना है, हमको बस मेरिट में आना है। ठीक है, अगर आपको हमको मेरिट में आना है तो बेसिक दिस थिंग्स हैव टू बी डन। इतना आना चाहिए, इतना स्ट्रक्चर्स आपको जाना चाहिए। हाउ दिस वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड, व्हाट इज बल्कान इश्यूज, हाउ वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड, व्हाट आर द 2 पार्टीज आर देयर, ओके, व्हाट इज लीग ऑफ नेशन LON एंड हाउ इट लेड टू यूनाइटेड नेशंस। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप मेरा वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो। जो जो क्वेश्चन मैं बोला हूँ, जो जो टॉपिक को मैं टच किया हूँ, उसका पॉज कर करके लिख लो कहीं पे, क्योंकि कितना वीडियो देख लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। वीडियो देख के लिखना पड़ता है, ये मेरा मेहनत है। ये मुझे लग गया लगभग 30-40 मिनट्स लग गया बस सर्च करने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक आ सकता है। लगभग लगभग मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया पूरा समझने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक है, जहाँ से कहाँ कौन सा सोर्स है और कैसे इसको किया जा सकता है। आप इसको एक एक करके पॉज करो और आप लिखना शुरू करो। जब तक आप लिखोगे नहीं, एक वाइट पेपर निकाल के या फिर कॉपी निकाल के लिखोगे नहीं, दीज आर सम टॉपिक्स जो मुझे टच करना है। अगर आपके माइंड में होगा कितना चैप्टर छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते, पॉसिबल नहीं है। 40 मार्क्स है, 10 मार्क का क्वेश्चन, 8 टॉपिक दिया है, इजिली एक टॉपिक से 2-2 MCQ आ जाएगा, नॉट ए बिग इशू। 1.5 MCQ तो आ ही जाएगा। तो आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। गधा मजदूरी का ज़माना गया, आपको स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बनने के बाद आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक्स है, लिख के ChatGPT में डालना है। आधा घंटा बैठना है, देखना है टॉपिक है क्या, ये माइंड में आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि ये सब टॉपिक है। बाकी हर रात मैं एक एक टॉपिक का वीडियो बनाते जाऊँगा,
मैं आपको टॉपिक बताते रहूँगा, पढ़ाते रहूँगा और आपका हो जाना चाहिए, ठीक है? पता है मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में और वहाँ पे अम, मैं राइटिंग्स भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। जैसे जैसे आज मैं खुद कंटेम्परेरी वर्ल्ड कर रहा हूँ और कंटेम्परेरी वर्ल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेरा 1-2 दिन में हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आई विल पुट सम क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको लिखना है, उस ग्रुप पे पोस्ट करना है। उस ग्रुप को मैं चेक करूँगा, आपका आंसर राइटिंग चेक करूँगा और जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो मैं आपको फीडबैक दूँगा कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। रफली वी विल हैव 5 टू 6 एमसीक्यूज़ ऑन ईच टॉपिक जो उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उसको आपको सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएट करना है। एंड रिगार्डिंग राइटिंग प्रैक्टिस, वहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चन डालूँगा रोज़, आपको वहाँ पे करना है एंड आपको पोस्ट करना है। मैं आपको बताऊँगा कि उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। बहुत ईज़िली डूएबल है और इसका एक छोटा-सा चार्ज भी लेंगे बिकॉज़ व्हाई नॉट? ठीक है। मैं तो आप पैसे दे दोगे और मैं अमीर हो जाऊँगा, इसका कुछ मतलब लॉजिक नहीं है। क्या क्वालिटी ला रहा हूँ वो देखिए, क्या टॉपिक हम लोग बात किए हैं वो देखिए। जैसे मैं तो पढ़ाऊँगा फ्री बट इवैल्यूएशंस के लिए मुझे अलग से टाइम देना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम आल्सो वर्किंग समव्हेयर एल्स। 8-9 घंटा काम करता हूँ यहाँ पे, 10 घंटा काम करता हूँ, उसके बाद फिर कॉपी चेक करना मेरे लिए टफ होगा। अब तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपना कॉपी चेक कर सकते हैं, हम वहाँ पे लिखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे एंड इट विल बी ए फन, मज़ा आएगा। एंड डोंट वरी आपसे 10 लाख माँगूँगा नहीं, 1 लाख भी माँगूँगा नहीं। वेरी मिनिमल अमाउंट जितने में आपका शायद जितने मनी में तो आप एक मूवी भी ना देख पाएँ, उतना माँगूँगा। ठीक है, वेरी स्मॉल काइंड ऑफ गुरदक्षिणा आई विल आस्क फॉर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और जहाँ पे देख के आपका आंसर राइटिंग आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी इन नेक्स्ट वीडियो एंड दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग आउट। जय हिंद।